हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 3। आज का टॉपिक हमारे पास है मनी एंड बैंकिंग। होपफुली आपने 2 यूनिट जो मैंने आपको कंप्लीट कराई, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन, वो अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे मनी एंड बैंकिंग दोनों को साथ में। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको समझना है कि मनी का मीनिंग क्या है। इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे, ज्यादातर स्टूडेंट्स को आदत होती है, क्योंकि हम इंडिया में ही है, तो जैसे ही कोई बोले मनी तो अपने को आदत है बोलने की पैसा इज ओके, क्योंकि आप उसमें अपनी जो करेंसी है जिससे आप ट्रांजैक्शंस करते हो उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो। बट मनी सिर्फ पैसा नहीं है। मनी ना कोई भी मीडियम हो सकता है। पैसा एक मीडियम है जिसे आप करेंसी बोलते हो। इंडिया की करेंसी रुपी है, छोटी डिनोमिनेशन पैसा, इसे में पैसा बोलना आता है, राइट। बट यूएस में यूएस डॉलर चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चल रहा है, हांगकांग में हांगकांग का डॉलर चलता है, ब्रिटेन के अंदर पाउंड चलता है, काफी सारी जो आपके गल्फ कंट्रीज है वहां पे रियाल, ठीक है, या दिनार चलता है। तो ये होती है करेंसी। लेकिन जितनी भी दुनिया की करेंसीज है, काम सबका एक है, और वो काम क्या है? आपको ट्रांजैक्शंस में हेल्प करना। तो मतलब मनी का मतलब क्या हुआ? वो कोई भी चीज जो आपको ट्रांजैक्शंस में हेल्प करे, जिसका यूज करके आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस फुलफिल कर पाओ, उसी को क्या बोलेंगे हम? मनी। तो यहां पे हमने क्या लिखा? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करती है। ये पॉइंट यहीं पे समझ लेते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीनिंग के जहां पे मैं बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहा हूं, मुझे कुछ बाय करना है, तो मेरे पास जो भी मनी है मैं वो मनी लूंगा, मार्केट में जाऊंगा, दूंगा, और उसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा? जो भी सामान मुझे चाहिए वो ले सकता हूं मैं। जैसे मैंने मनी को देके सामान लिया, सामने वाले पर्सन ने क्या किया कि अपनी सर्विस या अपने गुड को इन रिटर्न ऑफ मनी मुझसे एक्सचेंज कर लिया कि भाई लाओ, तुम मुझे मनी दे दो, और उसके बदले में जो गुड तुम मुझे मांग रहे हो या जो सर्विस तुम मुझे मांग रहे हो वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। सो मनी का मतलब क्या हुआ? एक कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, आगे क्या करें? इट इज यूजेबल फॉर अंडरटेकिंग ट्रांजेक्शन दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। मनी कंप्राइजेस कैश एंड बैंक डिपॉजिट। ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इसको यही समझ लो, ठीक है। एक्चुअली क्या है, आज की डेट में मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर मनी सिर्फ वो कैश नहीं रह गया है ना, कि जो तुम्हारे जेब में कैश रखा है केवल वही तुम्हारे को ट्रांजैक्शंस में हेल्प कर रहा है। आप लोग जानते हो प्रेजेंट टाइम में बैंकिंग सिस्टम इतना वास्ट हो चुका है कि आज आप एक सिंपल स्कैन करके किसी पर्सन का मोबाइल नंबर डाल के भी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो वो कह रहा है मॉडर्न टाइम के अंदर जो मनी है उसमें कैश तो होता ही होता है, लेकिन बैंक डिपॉजिट्स भी होते हैं, क्योंकि उनसे हम बहुत सारी अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांसफर्स के थ्रू, चाहे यूपीआई के थ्रू, राइट। Currency notes and coins can be used for settlement of any economic transactions. Bank deposits, example, the balance in savings and current account deposits with commercial banks are also used to settle transactions through checks, debit cards, etc. वो कह रहे हैं कि भाई तुमने coins को, कैश को तो यूज किया ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक में जो तुम्हारे पास अमाउंट है उस अमाउंट को भी तुम यूज करते हो अपनी वेरियस ट्रांजेक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। ठीक है, तो यहां पे हमें दिया हुआ है मनी सप्लाई का सबसे पहला कंपोनेंट M1। M1 ही हमारे काम का है, क्योंकि जो सिलेबस है हमारा, उस सिलेबस में सिर्फ M1 ही आता है। तो M1 क्या है? आप एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो कि भाई मनी को मेजर करने के तरीके हैं कि भाई एक इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई हो रही है। अब सबसे पहले मैंने जो वर्ड यूज किया वो क्या यूज किया? मनी सप्लाई। तो पहले मैं आपको मनी सप्लाई बता दूं क्या होता है, कि एक कंट्री में उसके लोगों के पास एक पॉइंट पे कितना मनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक कंट्री में उसके लोगों के पास एक टाइम पे कितना मनी है, उसे क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक of a nation at a point of time। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है उसे क्या बोलेंगे? मनी सप्लाई। क्योंकि जो पैसा लोगों के पास है वही पैसा तो आप सोच के देखो ट्रांजैक्शंस में यूज होगा। जो पैसा बैंक्स ने अपने रिजर्व्स में रखा हुआ है वो पैसा तो ट्रांजैक्शंस में काम आएगा नहीं,
तो इसीलिए बोलते हैं मनी सप्लाई, राइट। चलो, और क्योंकि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है स्टूडेंट्स, तो हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। नेशनल इनकम मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ कॉन्सेप्ट स्टॉक होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट फ्लो होते हैं। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि अभी कितना वैसा है, तो अभी में टाइम डायमेंशन तो है ही नहीं, तो इसीलिए मनी सप्लाई हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट। मनी सप्लाई क्या होता है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। चलो, होपफुली ये बात समझ आ गई होगी। अब देखो, एक तो बहुत बेसिक तरीका हो गया कि भाई कितना पैसा है। अब इस तरीके को मेजर करने के बहुत तरीके हैं, राइट। एक कंट्री में लोगों के पास कितना पैसा है उसे मेजर करने के बहुत सारे क्या होते हैं, मेथड्स। उन मेथड्स में से एक मेथड आपके सिलेबस का पार्ट है विच इज कॉल्ड M1। तो हम जरा M1 पे आ जाते हैं। M1 का सबसे पहला कंपोनेंट आप देखो तो क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। मतलब M1 इक्वल टू क्या हुआ, C। मैं यहाँ पे साथ साथ में आपके लिए फॉर्मूला लिखता भी रहता हूं। M1 का सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, M1 इक्वल टू C। C का मतलब क्या हुआ, वो करेंसी जो कंट्री के लोगों के पास उस समय पे है, ठीक है। और इस करेंसी में आएगा क्या, इस करेंसी में जनरली आएगा जो भी कॉइन्स और जो भी नोट्स वो कंट्री अपनी करेंसी के तौर पे यूज करती है। अब क्योंकि हम बात करें फिलहाल इंडिया की, तो इंडिया में जो हमारे पास मेजर नोट्स है, नोट्स करेंसी के इशू कौन करता है इंडिया में स्टूडेंट, याद रखोगे आप लोग, करेंसी नोट्स आर इशूड बाय RBI एक्सेप्ट ₹1 नोट। 1 रुपए के नोट के अलावा जितने भी नोट इंडिया में इशू किए जाते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जबकि इंडिया में कॉइन्स कौन इशू करता है स्टूडेंट्स, कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मींस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 मार्कर क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। अब एक बात स्टूडेंट यहां पे ध्यान से समझ लो कि करेंसी नोट इशू कौन करता है, RBI। तो वो 1 रुपए का नोट इशू क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो इंडियन कॉइनेज एक्ट है वो ये कहता है कि जो 1 रुपया है वो हमेशा 1 रुपया कॉइन माना जाएगा, और वो कॉइन किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कि मतलब 1 रुपए का अगर कॉइन है, वो अगर नोट की फॉर्म में, पेपर नोट की फॉर्म में, तो भी एक्ट के अकॉर्डिंग वो कॉइन ही कहलाएगा। चाहे वो प्लास्टिक का बना हो तो भी वो कॉइन ही कहलाएगा। वो किसी भी मटेरियल का बना हो, कॉइनेज एक्ट उसे सिर्फ कॉइन मानेगा। तो इसी वजह से जो आपका RBI है वो 1 रुपए के नोट को इशू नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकली वो कॉइन ही माना जाता है। चलो, तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो गया, M1 इक्वल टू C। अच्छा, तो अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में भी समझा था कि प्रेजेंट टाइम में केवल कैश ही ऐसी चीज नहीं है जिसको आप ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर सकते हो, रेदर आपके अकाउंट में जो पैसा होता है उसे भी यूज किया जा सकता है। अकाउंट का जो पैसा है उससे इकोनॉमिक्स DD के नाम से जानता है, नॉट योर डिमांड ड्राफ्ट। ये डिमांड ड्राफ्ट नहीं है स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डिमांड डिपॉजिट्स, जरा इसको एक बारी थोड़ा सा डेप्थ में समझ लेते हैं। हाँ जी, तो जरा इसको समझ लेते हैं एक बारी कि डिमांड डिपॉजिट्स हमारे पास क्या होते हैं। देखो, मैंने बोला M1 इक्वल टू C प्लस DD। स्टूडेंट्स देखो, ऐसा है, मैंने जो पैसा अपने बैंक में डाला है ना, एक मैं फिलहाल बात करूंगा सेविंग अकाउंट्स की और एक में बात करूंगा करंट अकाउंट की। बैंक में जब आप पैसा डिपॉजिट करते हो उसके बहुत सारे और तरीके होते हैं, सेविंग और करंट के अलावा भी। नाउ देयर आर डिफरेंट मेथड जिसके थ्रू आप अपना बैंक में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। फिलहाल हम 2 की बात कर रहे हैं, कौन कौन से। अगर आपने सेविंग अकाउंट के फॉर्म में पैसा डिपॉजिट करवाया है और अगर आपने करंट अकाउंट की फॉर्म में पैसा डिपॉजिट कराया है, इन दोनों फॉर्म में डिपॉजिट कराया गया पैसा डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट होता है। रीजन इसके पीछे स्टूडेंट्स ये रहता है क्योंकि जब भी मुझे जरूरत है मैं इसे विड्रॉ कर सकता हूं। मेरे सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 25 जनवरी और संडे है, टेक्निकली बैंक तो नहीं खुला होगा आज, है ना, बट मैं आज के दिन भी बैंक में जा सकता हूं, सॉरी ATM मशीन पे जा सकता हूं और स्वाइप करके अपना कार्ड पैसे ले सकता हूं। आप समझ रहे हो, तो इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट बोला गया कि ये डिपॉजिटर की विल पे किसी भी टाइम किसी भी दिन
विड्रॉ किया जा सकता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। और कौन से दो पैसे, या तो सेविंग अकाउंट का पैसा या तो करंट अकाउंट का पैसा। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। और स्टूडेंट एक और बात 1 मार्कर के लिए याद रखोगे, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में डिपॉजिट दिए गए अमाउंट को कई बारी एग्जाम में पूछ लेंगे। चेकेबल डिपॉजिट्स बता दो बच्चों क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चेकेबल डिपॉजिट्स का क्या मतलब हुआ, वो पैसा जो आप चेक इश्यू करके विड्रॉ कर सको। तो जब आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक के साथ या करंट अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक के साथ, दोनों ही केसेस में बैंक आपको चेकबुक देता है और ये वो अमाउंट होता है जिसे आप चेक क्या करके, चेक ड्रॉ करके पैसा डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो। सो ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। चलो आगे मूव करते हैं, थर्ड कंपोनेंट पे एक बार रीड कर लेते हैं। तो करेंसी मैंने आपको पूरा समझा दिया कि करेंसी क्या है। ठीक है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड लीगल टेंडर एज दे कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड बाय एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। तो यहां से हमें एक वर्ड मिला 1 मार्कर के लिए, जरा उसको भी जरा समझ ले। क्या मिला, लीगल टेंडर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय लीगल टेंडर, एक कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी जिस चीज को करेंसी की फॉर्म में इकोनॉमी में इश्यू कर दे, ऑथराइज कर दे, उसी को लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम में जैसे 10 रुपए का नोट मार्केट में है, 20 रुपए का नोट मार्केट में है, 50 रुपए का नोट मार्केट में है, 100 रुपए का नोट मार्केट में है, 200 रुपए का नोट मार्केट में और 500 रुपए का नोट मार्केट में और कुछ कॉइन्स है। तो अगर मैं नोट्स की बात करूं तो जो जो नोट्स के डिनोमिनेशन मैंने आपको बोले, ये सारे वो डिनोमिनेशन है जिन्हें कंट्री की मॉनेटरी अथॉरिटी मींस आरबीआई ने क्या कर रखा है, वैलिडेट कर रखा है कि तुम इस कंट्री में जो भी ट्रांजैक्शंस करोगे उसके लिए इन्हीं को यूज करोगे। इसीलिए इन्हें लीगल टेंडर मनी कहा गया। सोच के देखो, पुराना आप 1000 का नोट या 2000 का नोट ले आओ, बट अब तो वो लीगल टेंडर नहीं रहा, क्योंकि आरबीआई ने बोला कि भाई मैंने तो इनको विड्रॉ कर लिया सर्कुलेशन से, मैं तो अब इनको अथॉरिटी नहीं देता आपको यूज करने की। हालांकि जिस टाइम पे था उसमें मेरे ही सिग्नेचर, मतलब गवर्नर के ही सिग्नेचर थे, वो मतलब एक तरीके से लीगल ही था, बट अभी मैंने उसकी वैलिडेशन को खत्म कर दिया, तो अब आप उसे लीगल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। तो इसीलिए वो लीगल टेंडर नहीं है। तो लीगल टेंडर क्या हुआ, जो करंटली गवर्नमेंट ऑथराइज कर दे उसे बोलेंगे लीगल आप टेंडर मनी। ठीक है, अब लीगल टेंडर मनी में देखो एक और चीज बोली गई है कि करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर कॉल्ड फिएट मनी। ठीक है, मतलब आपके पास जो लीगल टेंडर मनी है वो हमेशा क्या रहता है, फिएट मनी। 1 मार्क का क्वेश्चन है, आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी, याद रखेंगे। सो बिकॉज एवरी करेंसी नोट बियर्स ऑन इट्स फेस अ प्रॉमिस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई that if someone produces the note to RBI or any other commercial bank, RBI will be responsible for giving the person purchasing power equal to the value printed on the note. The same is also true for coins. इसका मतलब क्या है, आपने कई बारी नोट्स के ऊपर ना एक प्रॉमिस पढ़ा होगा, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस रुपीज। अगर आपने नहीं देखा अभी तक इस नोट को, मतलब इस पर्टिकुलर नोट को, तो आप जाके अपने घर में कोई भी करेंसी नोट को चेक करो, वीडियो पॉज करो और देखो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मिला या नहीं मिला। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आरबीआई कहता है कि जितनी भी करेंसी तुम मान लो यूज कर रहे हो, उसको पावर मिली हुई है। आप कैसे एक 500 के नोट को किसी को दे रहे हो और उसके बदले में कोई आपको अपना जो भी सामान है वो दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस कागज के टुकड़े के पास एक पावर है। टेक्निकली है तो कागज, बट पावर कैसे आई, पावर आती है किसके बाद से, पावर आती है आपके पास आरबीआई से। क्योंकि आरबीआई क्या कह रहा है कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। भाई पता ये चलता है कि तुमने अपनी पूरी मेहनत से 2 3 4 5 साल लग करके 8-10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, समझना, और आप किसी के पास लेके जाओ और कोई बोले कि नहीं भाई अब तो इंडिया के पास इतनी पावर बची नहीं है, इंडियन इकोनॉमी तो कोलैप्स होती जा रही है, तो तुम्हारी करेंसी तो हम नहीं लेंगे। अब आप खुद सोच के देखो उस केस में आपको कैसा लगेगा कि आपने इतने सालों मेहनत करके करेंसी को इकट्ठा किया, अब इकोनॉमी कोलैप्स हो रही तो करेंसी की पावर ही नहीं बची। ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, आरबीआई के पास जाओगे या किसी भी ऐसी मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे और जाके उन्हें क्या बोलोगे कि भाई ये 8-10 करोड़ रुपए मैंने इकट्ठा किया था, अब लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब आरबीआई कहेगा कि ठीक है, इसके इक्विवेलेंट मैं आपको क्या देता हूं, परचेजिंग पावर देता हूं, जो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है उसके बदले का या तो मैं आपको उतना गोल्ड या तो उतना सिल्वर या कोई भी ऐसी चीज दे दूंगा जिससे कि आप अपने ट्रांजैक्शंस आगे एग्जीक्यूट
कर पाओ, इसीलिए वो नोट लिखा होता है एंड उसी नोट की वजह से आपके करेंसी के पास इतनी पावर होती है। तो हमने क्या समझा, जो करेंसी हम यूज करते हैं कॉइन्स और नोट्स की फॉर्म में, उन्हें लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। लीगल टेंडर मनी को एक और नाम से जाना गया विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी। अब एक बात यहां पे ध्यान रखोगे, लीगल टेंडर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। ठीक है, लीगल टेंडर को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, कैसे कैसे, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। क्या डिफरेंस है? लिमिटेड लीगल टेंडर मनी आपसे कहता है कि भाई इसको ट्रांजैक्शन में एक लिमिट तक यूज किया जा सकता है, जैसे कि कॉइन्स। कॉइन्स को पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स आप सिर्फ एक लिमिट तक, जो कि इंडिया में 2000 है, अगर मेरे को आपको या आपको मुझे 5000 रुपए देने हैं, आप 5000 रुपए देने के लिए आए और उसमें आपने 2000 रुपए तक से ज्यादा के कॉइन्स लेके आ गए, मान लो 3000 रुपए तक में कॉइन्स की फॉर्म में है, बाकी 2000 कैश की फॉर्म में, नोट्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब होगा क्या इसमें, मैं लीगली आपको मना कर सकता हूं कि भाई मैं 2000 रुपए से ऊपर के कॉइन्स एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, रैदर मैं आपको केस कर सकता हूं अगर आपने 2000 रुपए से ऊपर की कॉइन देने की कोशिश मुझे की तो। क्यों? क्योंकि आपका लॉ कहता है कि आपके कॉइन्स जो है वो एक लिमिटेड, और वो लिमिटेड अमाउंट क्या है, 2000, उतने तक ही हो सकते हैं। और अनलिमिटेड का मतलब है जैसे कि कैश है, नोट्स है। लेकिन आपको पता होगा इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव करता जा रहा है, तो हमने वो लिमिट भी खत्म कर दी। अब कोई भी ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ऊपर तक का कैश कहीं से भी कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं होता, उसे ब्लैक मनी में कंसिडर किया जाता है, अनलेस आपके पास पूरे प्रॉपर प्रूफ्स ना हो। तो ये पहला फॉर्म हमारे पास आ गया किस चीज का स्टूडेंट्स, सी, राइट। तो सी हमने पूरा पढ़ लिया, आगे बात करते हैं, एक मिनट। सी के बाद हमने देखा नेट डिमांड डिपॉजिट्स, वही जो मैंने आपसे बात करी डिमांड डिपॉजिट्स। अब नेट डिमांड डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट में क्या फर्क है, ये भी समझ लो, 1 मार्क का क्वेश्चन में कई बार हमारे पास आ जाता है। भाई क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि बैंक जो है, कोई भी आपका बैंक है, उस बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, जो कि किसके हैं, वो डिपॉजिट्स जनरली मान लो एक जनरल पब्लिक के हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बारी उसके पास एक बैंक में दूसरे बैंक के डिपॉजिट्स भी होते हैं, कई बारी गवर्नमेंट के भी डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, टेक्निकली जो बैंक और गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होते हैं इनको मार्केट में नहीं लाया जाता, ये रिजर्व्स की फॉर्म में जाते हैं, जिसे कुछ और बोला जाता है, बाद में उस चीज को हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर। हम फिलहाल बात करते हैं किसकी, जो जनरल पब्लिक का पैसा है। तो इसका मतलब टेक्निकली अगर आप देखो तो डिपॉजिट्स में तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन इन सारे पार्टिसिपेंट्स का पैसा तो मनी सप्लाई में नहीं आ सकता ना। तो इन सारे पार्टिसिपेंट्स का जो पैसा है उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे पार्टिसिपेंट्स के पैसे को ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं। लेकिन ये सारे पार्टिसिपेंट्स जो है, अगर इनमें से माइनस कर दिया जाए, सारों में से माइनस कर दिया जाए सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का पैसा, किनका, बैंक का और गवर्नमेंट का, तो किसका पैसा बचा, सिर्फ जनरल पब्लिक का। तो जनरल पब्लिक के पैसे को ही स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। मैं रिपीट करता हूं, ग्रॉस में से जब मैं माइनस करता हूं बैंक और गवर्नमेंट का पैसा, तो जो बचा है वो सिर्फ जनरल पब्लिक का है। जो जनरल पब्लिक का पैसा है उसी को स्टूडेंट्स आप लोग क्या बोलते हो, नेट डिमांड डिपॉजिट्स। याद रखना 1 मार्क का क्वेश्चन है, चैप्टर बहुत छोटा है, और छोटे होने की वजह से इसके अंदर के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चंस मतलब फ्रेम करने के लिए। तो डिमांड डिपॉजिट्स आर द डिपॉजिट्स व्हिच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड बाय द डिपॉजिटर फ्रॉम बैंक्स, एग्जांपल करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, आगे बात करते हैं। वो क्या, डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड आर कॉल्ड बैंक मनी। 1 मार्क का क्वेश्चन स्टूडेंट, दोबारा ध्यान देंगे, बैंक मनी। बैंक मनी क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स आर क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड आर कॉल्ड बैंक मनी। मतलब वो पैसा जो हमने बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखा हुआ है उसी को बैंक मनी भी कहा जाता है। चलो, the word net implies that only deposits of the public held by the banks are to be included in the money supply। वो क्या कह रहा है कि जो बैंक्स के डिपॉजिट है गवर्नमेंट के उसको हटा दो, सिर्फ पब्लिक का जो डिमांड डिपॉजिट है उसी को नेट डिमांड डिपॉजिट कहा जाएगा। चलो, होपफुली सुन, यहां तक की बात पूरी क्लियर होगी आपको। अब मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर, लेंडिंग प्रोसेस ऑफ बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मैं इसमें सीधा आ रहा हूं आपके पास, कुछ एक मिनट रुको, ओवरव्यू लेते हैं, फिर मैं इसके सिस्टम पे आपको बात
मैं बताता हूँ कैसे काम करता है। देखो, अब आपने क्या किया, जो भी आपके पास सरप्लस मनी था वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया कि भाई मेरे पास ये पैसा बचा हुआ है तो इसको मैं यूज तो कर नहीं पा रहा हूँ, ट्रांजेक्शन्स में कुछ पैसा फ्यूचर के लिए सेव करता हूँ। आपने क्या किया, आपके पास जो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो भी मंथली बचता है वो आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हो अपनी सेविंग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, सेविंग्स को बढ़ाने के लिए। बैंक क्या करेगा, उस पैसे पे आपको बैंक को 1 साल बाद तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बैंक अगर उस पैसे से कुछ कमाएगा तो आपको इंटरेस्ट दे पाएगा, अगर बैंक ही ना कमा पाए तो आपको इंटरेस्ट भी कैसे दे। तो जितना भी पैसा लोग अपना बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उस पैसे को लेंडिंग के लिए यूज करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग लोगों को, कि भाई तुम्हें चाहिए पैसा तो तुम मेरे से पैसा ले लो और मुझे क्या करना, उसके बदले में ब्याज दे देना, ठीक है। अब यहां पे एक चीज है जो हम समझ लेते हैं। देखो, तो यहां पे दो चीजें कौन सी आ गई स्टूडेंट, एक मिनट इसको क्लोज कर दूं मैं। एक आ गया लेंडिंग रेट, है ना, और एक आ गया स्टूडेंट्स क्या, बोरोइंग रेट। बैंक क्या कर रहा है, बैंक कह रहा है आप लोगों को कि आपके पास जो भी सरप्लस मनी है वो आप मुझको दे दो, मतलब बैंक एक तरीके से आपसे बोरो कर रहा है पैसा, तो वो पैसा जिस पे बैंक क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं रेट एट विच एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय पब्लिक, ठीक है, लोगों से जिस रेट पे बैंक पैसा ले रहा है उसे बोरिंग रेट कहा गया। फिर बैंक ने क्या किया, जो पैसा लिया उसको यूटिलाइज किया, मतलब बैंक एक प्लेटफॉर्म हो गया एक तरीके से, तो उसने कहा भाई जिनको चाहिए तो मुझसे ले लो। तो लेंडिंग रेट का मतलब क्या हुआ, रेट एट विच बैंक्स आर प्रोवाइडिंग मनी टू पब्लिक, ठीक है, वो रेट जिस पे बैंक क्या कर रहा है, लोगों को मनी दे रहा है, उसे बोलेंगे लेंडिंग रेट। सोच के देखो स्टूडेंट, बोरोइंग रेट ज्यादा होगा या लेंडिंग रेट, हमेशा क्या होगा कि लेंडिंग रेट ज्यादा रहेगा बोरोइंग से, तभी तो बैंक प्रॉफिट बना पाएगा। तो लेंडिंग रेट्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द बोरोइंग रेट, तो उसके बीच में जो गैप आया वो गैप बैंक का क्या है, वो प्रॉफिट है, और बैंकिंग की भाषा में उसे बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है, बैंकिंग की भाषा में उसे क्या कहा जाता है, स्प्रेड कहा जाता है। चलो आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब बैंक ने क्या किया, जो आपसे पैसा लिया उसको लेंड कर दिया, लेंडिंग करेगा बैंक, लेंडिंग करके लोगों से इंटरेस्ट खाएगा, है ना। तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, इसी बात को समझने के लिए हम पढ़ते हैं कि बैंक किस तरीके से लोगों से डिपॉजिट्स देता है, उन डिपॉजिट्स में से कुछ पार्ट बैंक को क्या करना पड़ता है, हमेशा रिजर्व्स के लिए अलग करना पड़ता है। अब यहां पे हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये रिजर्व्स का क्या मतलब है। आप सोच के देखो कि आप एक बैंक हो, आपके पास कोई 10 लोग आए, उन 10 लोगों ने अपना 1,000 रुपए जमा करा दिया, ठीक है, आपके पास 10,000 रुपए आ गया, आपने कहा भाई बढ़िया 10,000 रुपए आ गए, काम करता हूं ये 10 का 10,000 रुपए किसी को लेंड कर देता हूं, बढ़िया ब्याज खाऊंगा, आपने कर दिया। अगर 10 के 10,000 रुपए लेंड कर दोगे और उनमें से कोई भी एक डिपॉजिटर अपने मनी के विड्रॉल के लिए आ गया कि मुझे पैसा विड्रॉ करना है, तो सोच के देखो स्टूडेंट, आपके पास तो पैसा बचेगा ही नहीं, ऐसे में आपका तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोले या ना बोले, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ गया कि क्या बैंक को आरबीआई बोलेगा तभी रिजर्व बनाना चाहिए या वैसे ही बनाना चाहिए, तो आंसर आएगा कि एक अच्छा बैंक हमेशा रिजर्व्स को क्रिएट करके चलेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रिजर्व्स उसके इमरजेंसी फंड्स को हेल्प करेंगे कि कोई डिपॉजिटर अपने पास अपना मनी लेने आया तो बैंक के पास उस टाइम पे पैसा होना चाहिए। तो टेक्निकली बैंक जितना पैसा बोरो करेगा वो सारा का सारा लेंड नहीं करेगा, बैंक जितना पैसा बोरो करेगा उसमें से कुछ पार्ट क्या कर लेगा, अपने पास रिजर्व बना के चलेगा किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए। ये बात भी समझ में आ गई। पहला अजम्पशन जो हमें समझना था कि बैंक हमेशा रिजर्व बनाता है क्रेडिट क्रिएशन को समझने के लिए। दूसरा, अब आप में से कोई स्टूडेंट बोलेगा मेरा जो बैंक है वो वो मेरा स्टेट बैंक है, मेरा तो बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, मेरा तो ये बैंक है, मेरा तो वो बैंक है। इस तरीके से आप लोग क्या करोगे,
अलग अलग बैंक बोलोगे। फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस मैकेनिज्म हम ये मान के चल रहे कि सारे बैंक हैं तो कमर्शियल बैंक्स, इसीलिए वो किस में आ गए, वो एक कैटेगरी में आ गए विच इज कॉल्ड बैंक्स। ठीक है, सारे बैंक एक कैटेगरी में आ गए जिसे हम क्या बोलेंगे, बैंक्स बोलेंगे। होपफुली स्टूडेंट आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट यहाँ पे, वो क्या है वो समझो, क्योंकि मैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझना चाह रहा हूं कि मनी मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, बैंक मनी को क्रिएट कैसे करता है। तो भाई बैंक मनी को क्रिएट करता है तो उसमें बैंक तो इन्वॉल्व होना चाहिए, मींस कैश ट्रांजैक्शंस की बात यहां पे नहीं होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि पूरे मैकेनिज्म को समझने के लिए कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस है रूटेड थ्रू बैंक्स ओनली, रूटेड थ्रू बैंक्स ओनली। होपफुली स्टूडेंट ये बात भी समझ में आपको आ गई होगी। चलो ये तीन चीज समझ में आ गई, रिजर्व बनाने पड़ते हैं, सारी ट्रांजैक्शन कैपिटल बैंक्स में आएंगी और ट्रांजैक्शन होंगी किसके थ्रू, ट्रांजैक्शन होंगी सारी बैंक्स के थ्रू। ठीक है, अब बैंक जो मनी को क्रिएट करता है उसे क्या बोलते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखो बैंक को मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बैंक क्या करेगा कि जो भी टोटल डिपॉजिट उसके पास आएंगे उसमें से उसके लीगली कंपलसरी हो जाएगा क्या करना, एक सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन को जो भी है नेट टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स के हिसाब से रिजर्व बना के चलना ही चलना पड़ेगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, लीगल रिजर्व रेशियो। डेफिनेशन ये रही आपके सामने, एलआरआर इज द मिनिमम रिजर्व दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट मेंटेन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो एलआरआर क्या है, वो एक मिनिमम रिजर्व है जो बैंक को बनाना पड़ेगा, किसके कहने पे, आरबीआई के कहने पे। लेकिन मैंने बता दिया आरबीआई नहीं भी कहेगा तो भी एक बैंक को करना चाहिए। अब वो कह रहे हैं एलआरआर जो है वो सेंट्रल बैंक फिक्स करता है, जिसके दो मेन कंपोनेंट है। इसे यहीं पे समझ लो, आगे हम जब हम पढ़ेंगे कि भाई आरबीआई के फंक्शंस तो उसमें दोबारा चीजें आएंगी। एक होता है सीआरआर, एक होता है एसएलआर। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। मैंने अभी आपको समझाया कि भाई बैंक में टोटल 10,000 रुपए आ गया था, है ना, कि भाई 10 लोगों ने जाके 1,000 रुपए डिपॉजिट कराया तो कितना आ गया उसके बाद बैंक के पास 10,000। 10,000 में से इमीडिएटली मान लेता हूं कि 10% सीआरआर आरबीआई ने बोला है, तो 10,000 में से इमीडिएटली 1,000 रुपए बैंक क्या करेगा, एज अ कैश रिजर्व आरबीआई को देगा। सीआरआर हमेशा आरबीआई के पास जाता है, बैंक अपने पास मेंटेन नहीं करता। तो 10,000 में से 1,000 क्या चला गया, आरबीआई के पास, विच इज सीआरआर। एक बात और यहां पे याद रखना, भले ही सीआरआर कितना भी हो जाए, आपको कितना भी रिजर्व सेंट्रल बैंक को देना पड़ जाए, उसके बदले में सेंट्रल बैंक आपको एक पैसे इंटरेस्ट का नहीं देगा। इट्स जस्ट कि बैंकिंग प्रोटोकॉल है कि तुम्हें सीआरआर मेंटेन करना है तो तुम्हें करना है। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एज अ कमर्शियल बैंक कि तुम्हें उस पर कोई फायदा मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसी चीज के लिए बनाया गया कि यहाँ पे आरबीआई कहता है कि 1,000 रुपए तो तुमने दे दिया, बचा 9,000। अब एक काम करो, इस 9,000 में से एग्जाम्पल ले रहा हूं कि 2,000 रुपए जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है तुम उसमें इन्वेस्ट करके चलो। क्यों करके चलो, कि भाई जस्ट इन केस 7,000 रुपए तुम्हारे पास जो बचा था तुमने किसी को लेंड किया और उसमें से मान लो बैंक मतलब फेलियर हो गया कि भाई बंदा बेड डेट हो गया, पैसा नहीं कलेक्ट कर पाए, कुछ भी हो गया, तो तुम्हारे पास कम से कम डिपॉजिटर का 3,000 रुपए तो सेफ रह गया, एक तो मेरे पास ही है, प्लस 2,000 जो तुम लिक्विड एसेट्स जो कि मेरे स्पेसिफाइड, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड है, ना कि स्टॉक मार्केट में, जो गवर्नमेंट स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं में पैसा लगाओ, क्योंकि यहाँ पे एक सर्टेनिटी है किस चीज की, कि आज नहीं तो कल आपको पैसा तो वापस मिल ही जाएगा, है ना। 2,000 रुपए है आपका लिक्विड एसेट में तो वो तो आएगा ही आएगा, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन कुछ रिटर्न्स भी आएंगे। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब हुआ कि जो पैसा बैंक रिजर्व्स में लगा रहा है, लेकिन ये रिजर्व्स हमेशा सिक्योरिटी मतलब एज एन बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किए जाते हैं जिसमें बैंक को रिटर्न मिल जाता है। तो दो तरीके के रेशियो आपके एलआरआर फॉर्म करता है, राइट। चलो होपफुली ये बात समझ में आ गया। अभी फॉर्मूले पे तो बाद में आएंगे, पहले हम सीधा इसको समझते हैं कि एक चीज काम कैसे करती है एक टेबल के थ्रू। देखो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताया था, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मैंने आपको बताया था वो सेम इसी तरीके पे काम करता है। हमने माना कि एक बैंक में 10,000 रुपए आए, 10,000 में से बैंक क्या कर रहा है, 20% जो है वो रिजर्व बनाता है।
तो 2,000 रुपए उसने रिजर्व का बना दिया। वो ऑफर क्या करेगा लोगों को कि भाई मेरे पास 8,000 रुपए, मुझसे 8,000 का लोन ले लो, 8,000 ऑफर कर दिया। अभी हमने समझा कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज कि कोई बंदा लोन लेने आया भी, तो बैंक उसे कैश नहीं देगा। बैंक कहेगा ठीक है, मैं 8,000 रुपए का आपका ना एक अकाउंट खोल देता हूं और उसमें 8,000 रुपए डाल देता हूं। अब जब निकालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा आ जाएगा। कहा ठीक है। मान लेते हैं कि बंदे के अकाउंट में 8,000 रुपए आ गया। उस पर्सन को 8,000 रुपए का करना क्या होगा? उसे भी कोई ट्रांजेक्शन करनी होगी तभी लोन लेने गया है। अब हमने क्या समझा, सारी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होंगी। तो वो 8,000 रुपए कैसे यूज करेगा? चेक के थ्रू यूज कर लेगा कि भाई किसी के नाम पे चेक काट के दिया, या ऑनलाइन। चाहे वो ऑनलाइन भेजे चाहे चेक के फॉर्म में भेजे, इमीडिएटली जिसको वो पैसे ट्रांसफर करेगा उसके अकाउंट में कितने आ गए? 8,000। बैंक को दिखा 8,000 रुपए आ गए। अब इस 8,000 का फिर से 20% क्या करता हूं? रिजर्व बनाता हूं और 80% लोन पे देता हूं, फिर लोन पे वापस देगा। तो ये प्रोसेस पूरा इसी तरीके से घूमता रहता है जब तक कि ये वैल्यूज क्या ना हो जाए? जीरो। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि बैंक 10,000 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट से कितने टाइम्स तक का क्रेडिट क्रिएट कर लेगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास कि टोटल डिपॉजिट्स क्रिएशन कैसे आएगा। जो भी आपका इनिशियल डिपॉजिट है मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में एलआरआर। एलआरआर का मतलब क्या था स्टूडेंट? लीगल रिजर्व रेशियो। फॉर्मूला क्या है? दोबारा रिकॉल करते हैं। इनिशियल डिपॉजिट जितना भी है उसको मल्टीप्लाई कर लो 1 अपॉन एलआरआर से। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना था? 10,000 था। मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में कितना था? 20% रेशियो थी रिजर्व। तो 20% का मतलब क्या हुआ? 0.2। तो 10,000 इंटू में 1 अपॉन में 0.2 कितना आ गया? 5 टाइम्स। तो 10,000 इंटू में 5 50,000। इसका मतलब है कि अगर मैं ये मान के चलूं कि 10,000 रुपए का डिपॉजिट हो रहा है जिसमें से 80% लोन जा रहा है, 20% रिजर्व जा रहा है, तो ऐसे केस में बैंक जो है वो 10,000 से कितने क्रिएट कर लेगा? टोटल डिपॉजिट कितने क्रिएट कर लेगा? 50,000 रुपए के। उस 50,000 में से लोन कितने का दिया? 40,000 का। 10,000 क्या हो गया? सेविंग। इस तरीके से बैंक बहुत मोटा पैसा कमा लेते हैं। ठीक है। अब सिंपली मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पूछे तो 1 अपॉन एलआरआर। देखो दोनों फॉर्मूले सेम है, फर्क ये कि तुमसे पूछा टोटल डिपॉजिट क्रिएट कितने के होंगे, तो आपने क्या किया? 1 अपॉन में एलआरआर मल्टीप्लाई बाय इनिशियल डिपॉजिट। लेकिन सिर्फ मनी कितनी मल्टीप्लाई हो पाएगी, कितने टाइम्स तक हो पाएगी? तो मनी कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो पाएगी, उसका आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन में एलआरआर। इस तरीके से आप क्या करते हो? फॉर्मूला अपना सॉल्व कर लोगे। ठीक है। तो यही हमारा है मनी मल्टीप्लायर, इट्स रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिएशन पावर ऑफ बैंक। वो कह रहे हैं मनी मल्टीप्लायर है क्या, बैंक को कैसे पावर मिलती है। सोच के देख लो ना, आप 10,000 रुपए दे रहे हो, वो 10,000 से 50,000 तक के डिपॉजिट्स को क्रिएट कर पाता है। कहीं ना कहीं अगर इसको ऐसे समझ के देखें कि जो भी इनिशियल डिपॉजिट्स है वो बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 था तो 50,000 बना लिया, है ना। 20,000 होता तो 1 लाख बना लेता। ठीक है। लेकिन वो लेंडिंग कैपेसिटी जो है कि कितना वो बना रहा है कितना नहीं, वो किस पर डिपेंड करता है कि आपको रिजर्व्स कितने बनाने हैं। राइट। मान लो अभी हमने जो केस पढ़ा उसमें था कि 10,000 के ऊपर 20% तुम्हें रिजर्व बनाना था। अगर वो 10,000 रुपए के ऊपर 20% की जगह रिजर्व्स को 10% कर दिया जाता तो 10,000 के कितने बन जाते? सीधा 1 लाख बन जाते। लेकिन वहीं अगर 10,000 के ऊपर क्या कर दिया था? 40% कर दिया जाता तो 5,000 रह जाता, 25,000 रह जाता। मतलब अगर आप रिजर्व्स को छेड़ना शुरू कर दे, आरबीआई अगर रिजर्व्स को छेड़ना शुरू कर दे, मतलब रिजर्व ज्यादा या कम कर दे, तो इमीडिएटली बैंक क्या कर सकता है? मनी मल्टीप्लायर के थ्रू मार्केट में मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करवा देगा। राइट। मैं रिपीट कर रहा हूं, आरबीआई अगर रिजर्व्स की परसेंटेज को ऊपर नीचे करे तो वो इमीडिएटली इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को ज्यादा या कम कर देगा, बेस्ड ऑन के रिजर्व्स को ऊपर किया गया है या फिर नीचे किया गया है। सो दैट इज हाउ मनी मल्टीप्लायर जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे कि यहां पे लिखा भी है, लोअर द मनी मल्टीप्लायर लेसर विल बी द टोटल क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है। मनी मल्टीप्लायर कम हो गया, और मनी मल्टीप्लायर कम कब होगा? जब जो रिजर्व है, रिजर्व का परसेंटेज वो बढ़ा दिया जाए बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम एंड वाइस वर्सा। तो इस चीज को हमें याद रखना है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के तौर पे हमारे पास आता है। तो बस एक एग्जांपल हमें दे रखा है। ठीक है। और इन्फ्लुएंस कैसे करता है वो हमने बात कर ली, जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लीगल रिजर्व रेशो। रेशो जितनी ज्यादा बड़ी क्रेडिट क्रिएशन उतना कम, रेशो जितनी कम क्रेडिट क्रिएशन उतना ज्यादा। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स देखो, दो चीजें हमने समझ ली,
मनी जो टॉपिक है वो हमने समझ लिया, जितना इंपॉर्टेंट था देखो रिवीजन के तौर पे उतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको समझा दी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बुक्स को थॉरोली रीड हर एक बार करना है। और मैंने आपको पहले भी समझाया था, बुक्स को रीड करते वक्त अगर कोई भी डाउट्स आएंगे तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो ताकि मैं उन डाउट्स को आपके क्लियर कर दूं। साथ ही साथ में आपके पास हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आप भी इस बात को समझो, मुझे तो पता ही है कि मैं एक क्विक रिवीजन करा रहा हूं जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा उनके लिए, या जो अपनी एक बस जल्दी से रिवीजन की फॉर्म ढूंढ रहे थे ताकि अच्छा स्कोर्स कर सके। तो इसके लिए जो भी डाउट्स होंगे उनको लगातार आपको पूछना है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दो चीजें हमने पढ़ ली, कमर्शियल बैंक हमने पढ़ लिया, कमर्शियल बैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था वो हमने पढ़ लिया। इसके अलावा अब हम बात करेंगे किसकी, सेंट्रल बैंक, और इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस के बारे में। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री के अंदर उस पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है, जिसका मतलब है कि अगर कोई कंट्री है, उस कंट्री में पूरे बैंकिंग सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को ओवरलुक करने के लिए कोई बॉडी बनाई जाती है, तो उस बॉडी को कहा जाता है सेंट्रल बैंक। इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है स्टूडेंट्स वो कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। India got its central bank in 1935. Its name is the Reserve Bank of India. It is the apex bank engaged in regulating commercial banks in India. तो commercial bank और other financial institutions को कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए इस बैंक को बनाया गया। फंक्शंस क्या है? अथॉरिटी ऑफ करेंसी। इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन का फायदा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी कंट्री में जितनी भी करेंसी इशू होगी, उस करेंसी को इशू करने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो किसके पास रहता है? वो रहता है सेंट्रल बैंक के पास, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये हमें समझना पड़ेगा। अब एक बात समझो, हम सब तो कॉमन लोग हैं। हम कॉमन लोग, चाहे हम छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हो या बड़ा बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, या फिर हमारी एक जॉब वाली इनकम आती हो, एक छोटा सा बिजनेस हमारे पास हो, हम जो भी पैसा अर्न करते हैं वो हम कमर्शियल बैंक्स के थ्रू मोबिलाइज करते हैं, चाहे वो ट्रांसफर के लिए, चाहे वो छोटे मोटे स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट्स के लिए, या फिर हमें कोई पैसा मतलब बैंक से कोई फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो हम किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक्स के पास जाते हैं, क्योंकि वो हमारे बैंकर है। तो वो हमें गाइड करते हैं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, राइट, ठीक है। लेकिन सरकार को अगर अपना कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना हो तो उस केस में सरकार को कौन मदद करे? सरकार का मतलब प्लीज मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो तो सिर्फ एक चेयर पे बैठे हुए ऑथराइज पर्सन है। सरकार मतलब पूरा इंडिया। सो इंडियन गवर्नमेंट के लिए जब कुछ आए, मान लो आप समझो कि भाई कोई भी ऐसा नेचुरल कैलेमिटी हुआ, ऐसा ना हो बट जस्ट इन केस किसी भी वजह से ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी किसी भी इंडिया के पार्ट में हुई और फॉरेन से कोई भी कोई कंट्री है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया को फंड देने को तैयार है, अब वो मोदी जी के सैलरी अकाउंट में तो पैसा नहीं डालने वाला, ना वो अमित शाह जी के अकाउंट में डालने वाला, वो पैसा जाएगा कहां? वो इंडियन गवर्नमेंट के पास आएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट वो पैसा रिसीव कैसे करेगी? सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के थ्रू। तो मतलब आरबीआई जो है वो हमारी गवर्नमेंट का बैंक है। एज अ गवर्नमेंट का बैंक वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट को जितने भी बैंकिंग फंक्शन है वो सारे प्रोवाइड करेगा, जैसे कि मेंटेनिंग बैलेंसेस, अरेंजिंग एंड मैनेजिंग फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से बात करेगी। गवर्नमेंट के बेसिस पे कोई पेमेंट लेनी है, पेमेंट देनी है, वो उसके बाद बात करेगी। पब्लिक डेट को मेंटेन करना है, वो उसके लिए आरबीआई के पास जाएंगे। फाइनेंशियल एडवाइजरी चाहिए सरकार को कि भाई इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, इस टाइम पे क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, तो आरबीआई करेगा। मतलब आरबीआई बैंक जो है, आरबीआई बैंक जो है वो किसके लिए काम करता है? गवर्नमेंट के बैंकर के तौर पे काम करता है। चलो, तो कमर्शियल बैंक के लिए भी बैंक क्या करता है? आरबीआई बैंक की तरह काम करता है। कैसे? देखो इस चीज को इंपॉर्टेंटली समझना, ठीक है। यहाँ पे ना क्या होता है कि आपके पास ना पॉइंटर्स की फॉर्म में एक क्वेश्चन आता है। अब वो पॉइंटर्स कौन कौन से, उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक के लिए सबसे पहले क्या करेगा? जो अभी आपने पढ़ा कि जितना भी सरप्लस पैसा मतलब रिजर्व्स का पैसा है वो क्या करता है? अपने पास रखता है। तो एक फॉर्म हमारे पास फंक्शन जो आ गया वो क्या आ गया? कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, है ना। चलो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा फंक्शन बढ़ते हैं जो यहां पे लिखा हुआ है चेक क्लियरिंग, जिसे बोला जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब स्टूडेंट्स क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या है समझना। आपको मुझे फीस देनी थी,
आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर ये लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरे फादर का अकाउंट है या मदर का अकाउंट है या जो भी गार्जियन है उनका अकाउंट है, आप ये अपने पास रखो, चेक क्लियर हो जाएगा, आपका पेमेंट आपकी आ जाएगी। आपका तो स्टेट बैंक अकाउंट था, आपने मुझे स्टेट बैंक का चेक दे दिया, बट मेरा अकाउंट तो कोटक महिंद्रा में है। अब आपने स्टेट बैंक का चेक दे दिया, मैं कोटक महिंद्रा के पास जाऊंगा, जो भी मेरी बैंकिंग डिटेल्स है वो फिल करके डाल दूंगा चेक, ठीक है। कोटक वाले कहेंगे भाई ये तो स्टेट बैंक का चेक है, इसमें हमारे पास तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि इसका अकाउंट चेक कर सके, सिग्नेचर मैच कर सके या कस्टमर डिटेल निकाल सके। तो इसी के लिए आरबीआई ने क्या किया हुआ है, एक क्लियरिंग हाउस टीम बनाई है, जिसका काम होता है कि डिफरेंट कमर्शियल बैंक जितने भी हमारी कंट्री में ऑपरेट कर रहे हैं उन सब के उसके साथ अकाउंट होते हैं। आरबीआई क्या करेगा, उस आरबीआई की वो टीम क्या करेगी, वो चेक को लेगी, क्योंकि उनके पास तो अथॉरिटी है, तो वो चेक कर लेगी भाई ये स्टेट बैंक के अकाउंट का पर्सन हाँ ऑथराइज पर्सन है, सही पर्सन है, सिग्नेचर भी मैच हो रहे हैं, इतना अमाउंट भी है, तो उसके अकाउंट से वो अमाउंट क्या कर लिया जाएगा, एक तरीके से डेबिट कर लिया जाएगा और मेरे अकाउंट में क्रेडिट। तो आरबीआई की टीम क्लियरिंग हाउस का भी काम करती है। और इसके बाद एक पॉइंट होता है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब स्टूडेंट क्या है कि अगर कोई कमर्शियल बैंक कभी किसी मार्केट से फंड्स नहीं अरेंज कर पा रहा, मतलब उसको इमरजेंसी में फंड्स की रिक्वायरमेंट है और वो मनी मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मार्केट के और कैपिटल मार्केट में कहीं से भी फंड अरेंज नहीं कर पाता, तो ऐसे में वो क्या करेगा, एट लास्ट वो जा सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, क्या करने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए, राइट। सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर कमर्शियल बैंक कभी भी फंड्स अरेंज नहीं कर पा रहा तो एट द एंड वो आरबीआई के पास जाके अपनी हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो ये बात आ गई। इसके अलावा बैंक क्या कर रहा है, आरबीआई सुपरवाइजर और रेगुलेटर के तौर पे भी काम कर रहा है। सुपरवाइजर और रेगुलेटर का मतलब ये हो गया उनको देखना कि वो हमेशा बैंकिंग गाइडलाइंस जो है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, ऐसा ना हो कि वो कस्टमर से एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हो। प्लस कभी कभी अगर उनको एडवाइजरी के बैंक अगर अच्छा काम कर रहा है तो उनके एक्सपेंशन कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो कमर्शियल बैंक के लिए कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन आ गया हमारे पास। आगे मूव करते हैं। What role of RBI is known as lender of last resort? मैंने आपको बता दिया कि अगर एंड में पैसा नहीं मिलेगा कमर्शियल बैंक को कहीं से तो ये मिल जाएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ ले, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आपको हेल्प मिलेगी आंसर फ्रेम करने में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये ध्यान से समझना है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ा रहा था तब हमने बात की थी कि कंट्री में इन्फ्लेशन मींस एक्सेस डिमांड, कंट्री में डिफ्लेशन मींस डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन आती है। इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज को यूज करता है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को करेक्ट करती है, तो आरबीआई का फंक्शन ही हुआ। वही चीज हमें इस टॉपिक में पढ़नी है कि किस तरीके से आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करके, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रेक्टिफाई कर सकता है। चलो तो बात करते हैं। सबसे पहली चीज है कि मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर, क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर, ठीक है। क्वांटिटेटिव टूल्स में आरबीआई मनी सप्लाई की क्वांटिटी को ऑल्टर करता है, मतलब डायरेक्टली कि कंट्री में सप्लाई मनी की ज्यादा होनी चाहिए, सप्लाई कम रहनी चाहिए। जबकि क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब होता है जब आरबीआई आपके मनी के डायरेक्शन को कंट्रोल करे कि कहां पैसा जाना चाहिए और कहां पैसा नहीं जाना चाहिए, कहां मनी लेंडिंग होनी चाहिए, कहां मनी लेंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये दो डिफरेंसेस आते हैं। तो पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, कि जिसकी थ्रू आरबीआई क्या करेगा, मनी कंट्रोल करेगा, ठीक है। देखो इसके अंदर हमारे पास पॉइंट सबसे पहले रखा है सीआरआर, ठीक है। पॉइंट सबसे पहला क्या दे रखा है हमें, कैश रिजर्व रेशो। अब स्टूडेंट्स कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, मैंने समझाया कि मेरे पास 10,000 रुपए आया एज अ बैंक, मेरे को 1,000 रुपए डिपॉजिट में क्रिएट करना है, 9,000 रुपए लेंडिंग कर सकता हूं। इन्फ्लेशन के टाइम पे सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो ये 1,000 रुपए का रिजर्व था इसको बढ़ा के कहेंगे 2,000 करो। जैसे ही रिजर्व 2,000 हुआ अब मैं सिर्फ 8,000 रुपए लेंड कर पाऊंगा, ऑटोमेटिकली लेंडिंग क्या कर दी, कम। जबकि डिफ्लेशन के टाइम पे क्या किया जाएगा, इस रेशो को कम कर दिया जाएगा। क्यों, डिफ्लेशन के टाइम पे बोलेंगे कि एक काम करते हैं कि जो 10,000 था
उसमें 1000 रुपए रिजर्व था, उसको सिर्फ 500 रुपए रखो तो 9,500 की लैंडिंग क्रिएट हो पाएगी। एसएलआर सेम वे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक रेट और रेपो रेट। इसका मतलब क्या है, देखो भाई, जब कमर्शियल बैंक को फंड की जरूरत है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे जब कमर्शियल बैंक को फंड्स की जरूरत है तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा आरबीआई के पास। और क्योंकि वो आरबीआई के पास जाएगा तो आरबीआई भी तो उससे क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसे दो तरीके से बोला जाता है, या तो बैंक रेट बोला जाता है या तो स्टूडेंट्स रेपो रेट कहा जाता है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म अगर लोन लिया गया तो उसे बैंक रेट बोलेंगे, और शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया गया तो उसे क्या बोलेंगे, रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है। तो जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई चाहता है कि लेंडिंग कम की जाए तो वो बैंक रेट बढ़ा देगा। जैसे ही बैंक रेट या रेपो रेट इन्फ्लेशन के टाइम पे बढ़ाया जाएगा, ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक लोन कम लेंगे, और वो लोन कम लेंगे तो वो लेंडिंग भी कम करेंगे। सेम विद आपके पास रेपो रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज रहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। नाउ स्टूडेंट, व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, इसको ध्यान समझना। भाई जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए था, ठीक है, तो आरबीआई ने दिया। सम टाइम कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा क्रिएट हो जाता है। कैसे क्रिएट होता है, एक एग्जांपल देता हूं। कल सैटरडे था 24 जनवरी, कल सैटरडे था और 4th सैटरडे था इस मंथ का। आज संडे हो गया 25 जनवरी, कल 26 जनवरी है तो भी बैंक क्लोज। 3 दिन बैंक क्लोज रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं बैंक की लेंडिंग जो कैपेसिटी है वो थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है। ऐसे में बैंक्स करते क्या थे, पहले कमर्शियल बैंक उनको लगता था कि भाई 3 दिन पैसा कम रहेगा तो एक काम करते हैं, कैसे भी करके फ्राइडे को जो डील हो रही है वो कर देते हैं। भाई इन्फ्लेशन के टाइम पे भी वो लेंडिंग प्रमोट कर रहे थे। आरबीआई को लगा कि ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, तो आरबीआई करता क्या है, जब इस तरीके के बैंक हॉलीडेज काफी सारे आ जाते हैं तो बैंक्स को एडवाइस करता है, रेदर देन छोटे छोटे कस्टमर को पैसा देने का, जो भी तुम्हारा सरप्लस मनी है तुम हमारे पास पार्क कर दो। आरबीआई लोन नहीं मांग रहा, एक तरीके से हेल्प कर रहा है कि जो भी सरप्लस मनी तुम्हारा एक साथ है वो हमें दे दो, हम तुम्हें उसके बदले ब्याज दे देंगे। तो जब कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस मनी को आरबीआई के पास कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, उसके ऊपर आरबीआई जो ब्याज देगा उससे क्या कहा जाएगा, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। सेम वे काम करेगा। एक बात और इंपॉर्टेंटली 1 मार्क करके ध्यान रखनी है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके थ्रू भी सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। कैसे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझ लेते हैं। भाई जब ऐसा है कि इन्फ्लेशन का टाइम है तो लोगों के पास ऑलरेडी मनी बहुत है, बैंक को लगता है आरबीआई को कि भाई इनका सरप्लस मनी मेरे पास आना चाहिए तभी तो परचेजिंग पावर कम होगी। ऐसे केसेस में आरबीआई बॉन्ड्स इशू करता है, लोगों को बॉन्ड बेचेंगे तो लोगों के पास बॉन्ड आ गया, बदले में उनका जो सरप्लस मनी है वो किसके पास आ गया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास आ गया, राइट। तो क्या किया, इन्फ्लेशन के टाइम पे सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा, जबकि डिफ्लेशन में वापस उनको पैसा देना है तो इसलिए उनसे बाय किया जाएगा। इन्फ्लेशन को रेक्टिफाई करने के लिए सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, डिफ्लेशन को रेक्टिफाई करने के लिए सिक्योरिटीज को वापस से बाय किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स क्या करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो आरबीआई के फंक्शंस। इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्वालिटेटिव में हमारे पास क्या आता है, क्या पॉइंट्स में लिखा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब डाउन पेमेंट। भाई मुझे 10,000 का लोन चाहिए, बैंक कहेगा ना 15,000 की चीज दे दे, तो 5,000 का मार्जिन आ गया। जब इन्फ्लेशन होता है तो बैंक को डिस्करेज करनी होती है लेंडिंग, वो क्या कहेगा 10,000 का लोन चाहिए, ला 18,000 की चीज दे, ठीक है। मतलब डिफ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को, इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा दिया जाता है लेंडिंग को डिस्करेज करने के लिए, वाइस वर्सा डिफ्लेशन के टाइम पे। इसके अलावा है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब एक नॉर्मल है कि आरबीआई वर्चुअली और फिजिकल मीटिंग्स के थ्रू कमर्शियल बैंक्स के जो हेड होते हैं उनको समझाता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या करने के लिए कंट्री को इन्फ्लेशन डिफ्लेशन से बचाने के लिए। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पे शायद मेंशन नहीं है, वो मैं आपके लिख देता हूं, विच इज नोन एज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल।
इसे आप सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, या फिर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अलावा इसे क्या बोल सकते हो आप, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, दोनों में से कोई भी नाम है। अब सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहां पे देखो लिखा है सेलेक्टिव, मतलब बैंक सेलेक्ट करता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे बैंक क्या कर रहा है, सेलेक्ट। आरबीआई ये देखता है कि इन्फ्लेशन का टाइम है तो कौन से सेक्टर्स को लोन देना चाहिए, उन्हीं को लोन जाएगा, बाकी किसी सेक्टर को लोन नहीं जाएगा, राइट। तो इसीलिए बोलते हैं सेलेक्टिव, कि सेलेक्ट कर लो किसे लोन देना है किसे नहीं देना। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो गया आरबीआई के फंक्शंस, या फिर आप कह सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसीज जिसके थ्रू आरबीआई कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। और साथ ही साथ में हमारा मनी एंड बैंकिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स होपफुली हर एक टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं स्टिल बोल रहा हूं, जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने डाउट्स दिया करो, और अपने साथ में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको ये वीडियोस को शेयर करो। आपका शेयर काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक्स।